So, friends, welcome to yet another amazing session on CFA Level 1 syllabus. Friends, quite a few of you inquire about कि sir CFA Level 1 के topics क्या है, क्या syllabus है. And hence, friends, if you have been following our video lectures for the last few sessions, every day we are picking up one topic of CFA Level 1 and we are covering it in great detail. आज जो हम टॉपिक पे डीप डाइव करेंगे वो है टॉपिक नंबर 7 जो कि है फिक्स्ड इनकम. सो अभी तक दोस्तों आपने अगर हमारे बाकी टॉपिक्स की कवरेज नहीं देखी है तो in the description there is a link to this complete playlist where all the 10 topics of CFA level 1 have been discussed in great detail. We have already covered the 6 topics which you see here: quantitative methods, economics, corporate finance, portfolio management, financial statement and analysis, and equity investment. Today, of course, friends, we are going to deep dive in topic number 7. 7 in the order of sequence, क्योंकि sequence दोस्त बहुत जरूरी है. तो ये 7th टॉपिक है आपके सीक्वेंस में, तो आपको इसी सीक्वेंस में अपने CFA की तैयारी भी करनी है. और ये 7th टॉपिक है फिक्स्ड इनकम, जो अगेन 11 से 14% आपका टोटल कवर करता है. So do watch this video, friends, till the end because we'll take up a lot of your queries in the end and try to answer it. Even if you have not asked these queries, do stay till the end, क्योंकि दोस्तों आपके जहन में जो भावनाएं हैं, जो क्वेश्चंस है, वही बहुत सारे लोग जो आपके ही बोट में है, आपके ही पीयर्स में ग्रुप में है, वो हमसे पूछते हैं. तो उनके आंसर से, उनके क्वेरीज से आपके भी काफी सारी क्वेरीज का आंसर होगा. And before we get started, friends, do like, share, and subscribe because it helps these videos to reach to the larger audience and is good for the awareness purpose. So, friends, fixed income की बात करूं तो before I get into the syllabus and why this is taught to you, आपको ये कहाँ हेल्पफुल पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अपने फाइनेंस की जॉब्स में, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं इस टॉपिक के बारे में. वो क्या है कि दोस्त, ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि CFA लेवल 1 का या लेवल 2 का भी सबसे टफ टॉपिक है. द रीजन बीइंग, फ्रेंड्स, दैट फिक्स्ड इनकम एक ऐसी चीज है जो जनरली यू एज स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स, वर्किंग प्रोफेशनल, यू डोंट डील विथ इट ऑन डे टू डे बेसिस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्त कि आप जनरली जो है ये टॉपिक जो है नहीं देखते हैं, एंड हेंस ये टॉपिक बहुत ही हार्ड कैटेगरी में आ जाता है, राइट? क्योंकि आप जनरली बॉन्ड्स की बातें जनरली बोलचाल की भाषा में अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, पापा मम्मी से नहीं बात करते. क्यों? क्योंकि हम जनरली स्टॉक्स की बातें करते हैं कि अरे यार, रिलायंस का स्टॉक ऊपर गया, पेटीएम का स्टॉक फट गया, एटसेट्रा. बट हम बॉन्ड्स के बारे में जनरली नहीं बात करते हैं. उसका रीजन है कि बॉन्ड्स जो हैं स्टॉक्स के कई देर बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स में आए. और दूसरा कि बॉन्ड में जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे बहुत बड़ा होता है. जैसे आप एक 20 रुपए का भी एक स्टॉक ले सकते हैं. अगर किसी कंपनी का 20 रुपए का स्टॉक है तो आप 20 रुपए डालकर भी कर सकते हैं. तो अगर आप रिक्शा वाला भी है ना भाई, तब भी आप जो है स्टॉक को ले सकते हैं. बट बॉन्ड्स में क्या होता है, फिक्स्ड इनकम में क्या होता है, ये जितने भी फिक्स्ड इनकम के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें एक मिनिमम एंट्री बैरियर होता है कि आप एटलीस्ट 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 25,000 रुपए का बॉन्ड ले सकते हैं. इसलिए भी फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड्स जो होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज्ञान और उसकी पार्टिसिपेशन हमारी एज इन्वेस्टर्स का होती है. तो ये बस ध्यान रखना है. बाकी दोस्तों, इफ यू टेक अप आवर लेक्चर सीरीज, मैंने फिक्स्ड इनकम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर, ताकि जो है आपको ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आए. तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में देखें. तो फिक्स्ड इनकम में क्या है? सबसे पहले दोस्त, आपका टॉपिक जो फिक्स्ड इनकम का टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपको समझाया जाता है फिक्स्ड इनकम के फीचर्स क्या होते हैं. कि भाई फिक्स्ड इनकम तो आपको पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट की तरह. स्टॉक मार्केट में तो आपको पता है कि हाँ जी, कंपनी का नाम होगा, उसमें उसका एक पार वैल्यू होगा कि जब ये स्टॉक निकला था तब उसकी क्या वैल्यू भाव में IPO में लगी थी, और आज उसकी वैल्यू क्या है वो आप मार्केट के इंडेक्स पे कहीं पर भी देख सकते हैं, जीरोधा पे, ग्रो पे, एटसेट्रा, राइट? फिक्स्ड इनकम में भी ऐसे ही कुछ फीचर्स या नुआंसेस होते हैं कि फिक्स्ड इनकम की जो है एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है. फिक्स्ड इनकम, एज द नेम सजेस्ट, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं. तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं कूपन. अब कूपन क्यों बोलते हैं वो किसी और दिन की चर्चा है, बट उसको कूपन बोलते हैं. तो वो कूपन लिखा होता है कि भाई इतना प्रतिशत आपको कूपन मिलेगा. उस पर एक पार वैल्यू लिखी होती है कि अगर आप जो है जब ये बॉन्ड रिलीज हुआ था तब आप लेते तो आपको एक ये पन्ना लेने के लिए या एक पेपर का ये टुकड़ा देने के लिए कितने रुपए देने पड़ते? 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10 रुपए. क्योंकि ये जो कूपन होता है, ये इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ये भी इसी पार वैल्यू पे होता है कि अगर 1000 रुपए का कूपन है, 10 रुपए अगर 1000 रुपए का पार वैल्यू है, 10% उस पर कूपन लिखा हुआ है, तो आपको 10% ऑफ 1000 वो मिलेगा. फिर आपको इस पे लिखा होता है कि यार किस फ्रीक्वेंसी में मिलेगा. कि आपको तो चलिए इसमें इंटरेस्ट मिलता है कुछ फिक्स्ड इनकम में, राइट, बॉन्ड्स में, बट भाई कब कब मिलेगा? सेमी एनुअली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, एनुअली मिलेगा, एटसेट्रा. सो ये सारी चीजें उस पर लिखी होती हैं, और ये सारी चीजें आपको गहराई से स्टेप बाय स्टेप इस पहले सब टॉपिक, जिसको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स बोलते हैं, वो इस सिलेबस का पहला हिस्सा है. तो इससे आपकी इंट्रोडक्शन फिक्स्ड इनकम की हो जाती है. फिर जो है जी, जैसे आपको याद होगा, पहले गुमशुदा तलाश केंद्र में जब फोटो लगती है तो उसमें 3-4 चीजें लिखती हैं, लिखा होता है कि नाम ये है,
उम्र ये है, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, ये इस प्रांत से रहता है, एक्सेट्रा, बाप का नाम ये है। तो सिमिलरली फिक्स्ड इनकम में भी 4-5 चीज़ें रहती हैं। वो सारी चीज़ें आपको लिखकर क्या-क्या होता है, उनके क्या-क्या फीचर्स होते हैं, वो आपको सब टॉपिक नंबर 1 में समझाया जाता है। फिर आपको समझाया जाता है कि फिक्स्ड इनकम मार्केट्स फॉर कॉर्पोरेट इश्यूअर्स एंड गवर्नमेंट। तो ध्यान दीजिए दोस्त, ये फिक्स्ड इनकम निकालता कौन है? तो ये फिक्स्ड इनकम जो है, ये निकालते हैं बड़े-बड़े उद्योगपति या उद्योग, राइट? रिलायंस निकालता है, टाटा निकालता है, एयरटेल निकालता है, जिनको बड़े-बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर करने होते हैं, तो वो बैंक के पास नहीं जाते हैं, वो बॉन्ड्स निकालते हैं और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनको पैसा मिले। अब आप सोच रहे हैं कि यार भाई, जब बैंक से तो बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते, पब्लिक के पास क्यों जाते हैं, राइट? तो उसका कारण है कि ये सारी कंपनियों का पब्लिक में वर्चस्व या ब्रांड बहुत सॉलिड है। सो व्हेन दे गो आउट इन द ब्रांड vis-a-vis द बैंक्स, दे गेट मच बेटर रेट्स। प्लस बैंक्स के सर्टेन कंस्ट्रेंट होते हैं कि एक सेक्टर में वो इतना करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं लगाते हैं एटसेट्रा। तो जब वो लिमिट्स भी मीट हो जाती है, तो अब उसके बियॉन्ड अगर किसी कंपनी को पैसा उठाना है तो बैंक्स ने ना कर दिया, तो अब वो कहाँ जाते हैं? तो फिर वो पब्लिक मार्केट में जाते हैं। तो ये पब्लिक मार्केट के नुआंसेस क्या हैं, क्या उसकी पॉलिसीज होती हैं, कैसे पब्लिक मार्केट से पैसा रेज होता है एटसेट्रा, वो सारा आपको सब टॉपिक नंबर 2 ऑफ फिक्स्ड इनकम में समझाया जाता है, दोनों कॉर्पोरेट्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। Then you come to bond valuation. So bond valuation, friends, as the name itself suggests, this is very very self-explanatory कि जिस तरीके से stock trades in the market and you as an analyst advise your company or your clients or your investors or HNIs कि बॉस, ये स्टॉक को अभी खरीदना है, बेचना है, कि अभी अगर आपके स्टॉक अभी आपके पोर्टफोलियो में तो होल्ड करना, जिसको हम बोलते हैं बाय, सेल और होल्ड। ये गाइडेंस आती है बहुत बड़े इक्विटी एनालिस्ट और इक्विटी फर्म्स, इक्विटी रिसर्च फर्म्स होती हैं, वो आप देखिएगा न्यूज़ में, तो आपको इन तीनों में किसी एक में वो टिप्पणी देते हुए दिखेंगे। सिमिलरली बॉन्ड्स भी मार्केट में ट्रेंड होते हैं और बॉन्ड्स का भी भाव ऊपर नीचे जाता है। बॉन्ड्स आर नथिंग बट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। आप ऐसे सोचिए, जिस तरह से एक स्टॉक होता है वैसे ही एक बॉन्ड होता है, उसकी एक अलग मार्केट होती है जिसमें ये बॉन्ड के जो पेपर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं अलग अलग कंपनी, राइट? तो उनका भाव, हाउ डू यू वैल्यू कि इस बॉन्ड का प्राइस क्या होना चाहिए भाई, तो वो जो टेक्निक्स होती हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो की और बंच ऑफ अदर थिंग्स की, वो आपको बॉन्ड वैल्यूएशन में सिखाया जाता है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि अच्छा यार, ये बॉन्ड की जो प्राइस है वो सही है, ज़्यादा है, कम है, और उसके बेसिस पे आप अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए कॉल, ठीक है? फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसी के अंदर समझाया जाता है, एक सब टॉपिक है यील्ड एंड यील्ड स्प्रेड। अब व्हाट इज यील्ड एंड यील्ड स्प्रेड? तो ये दोस्तों थोड़ा सा टफ माजरा होता है, राइट? ये अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूं तो बाकी सब टॉपिक्स अभी तक आपने जो देखे वो इजी है, ये एक टफ टॉपिक है, क्योंकि पहली बार आप देखोगे कि जो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में आता है, जो जनरली आरबीआई डिसाइड करती है, आरबीआई देखिए रेपो रेट डिसाइड करती है, तो आपको लगता है कि अच्छा यार, इससे आम आदमी को क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये फर्क पड़ता है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ द इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग इन द मार्केट, द कोरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट इज देयर ऑन द बॉन्ड्स वैल्यू। जो बॉन्ड का भाव है मार्केट में, उसके हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे होता है। और जनरली, और इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जब आप कोर्स सीरीज लेंगे तो आप इसको बहुत डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे कि जनरली बॉन्ड का जो प्राइस होता है और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। बोथ ऑफ देम आर इनवर्सली रिलेटेड। मतलब अगर मैं जो है एक साइड प्राइस बनाऊं बॉन्ड का और एक साइड जो है यील्ड बनाऊं, यील्ड मतलब नथिंग बट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यील्ड को इंटरेस्ट भी बोला जाता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे जो है आपकी यील्ड या इंटरेस्ट रेट बाजार में बढ़ता है, वैसे वैसे बॉन्ड का प्राइस घटता है। और ये क्यों होता है, इसके नुआंसेस क्या होते हैं एटसेट्रा, इसके पीछे की मैथ्स क्या है, वो सारी चीज दोस्तों आपको इस यील्ड एंड यील्ड स्प्रेड के सब टॉपिक में पढ़ाई जाती है, ठीक है? वेरी नाइस। देन कम्स इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिटर्न। तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेंड्स, दैट हियर because with the interest rate the bond prices can go up and down, so there is clearly a risk of holding a fixed income security in your portfolio, and that risk is very highly dependent on the interest rate which are prevalent in the market or which are going to be prevalent in the market। मतलब क्या है कि जैसे आपको ये पता लगता है कि अच्छा यार, मोदी जी आने वाले हैं, तो क्या होता है, आप देखिए हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो उछाल पे लगातार जो है ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि जो है विद एवरी पासिंग phases of election it is coming out that maybe the majority government again will be formed under BJP under the leadership of Prime Minister Modi। then under तो क्या होता है कि तो एक बाजार में यूफोरिया है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनरली जो है बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा लेकर आती है, जिससे हमारे कंट्री में और पैसा आता है, आगे ग्रोथ होती है, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट्स बढ़ रहे हैं। सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन व्हाट द आरबीआई गवर्नर इज सेइंग, वो क्या इंडिकेशंस दे रहा है, उसने अपने पीछे मीडिया रिपोर्ट्स में क्या बोला कि भाई वो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट काटेगा कि बढ़ाएगा,
Depending on that, the bond market or the bond value will go up and down. And how this market will go up and down, how will you evaluate कि किस इंटरेस्ट रेट पे क्या होना चाहिए बॉन्ड का प्राइस एक्सेट्रा, वो सारा आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिटर्न में पढ़ाया जाता है. एंड लास्टली दोस्तों, आपको इस टॉपिक में, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको एक बॉन्ड ड्यूरेशन करके आपको एक चीज पढ़ाई जाती है. बॉन्ड ड्यूरेशन इज नथिंग बट इन सिंप्लीफाइड टर्म्स फ्रेंड्स, इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड्स प्राइस with with the इंटरेस्ट इन द मार्केट. तो अगर 1% इंटरेस्ट बाजार में बढ़ा तो कितना प्रतिशत प्राइस चेंज करेगा, ये जो मेट्रिक होता है, ये जो नंबर होता है, ये बॉन्ड बाय बॉन्ड अलग चलता है, क्योंकि हर बॉन्ड की सेंसिटिविटी अलग है डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बॉन्ड. और ये जो सेंसिटिविटी का मेट्रिक है, नंबर है, वो निकालते हैं बॉन्ड ड्यूरेशन के साथ. और वो कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगेन ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि कल को डिपेंडिंग ऑन मार्केट में क्या जो है इंटरेस्ट रेट्स का गणित बैठ रही है, क्या आपके आरबीआई गवर्नर्स या सेंट्रल बैंक्स बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हो. और डिपेंडिंग ऑन दैट आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो पे कितना उसका इम्पैक्ट आएगा वो डिसाइड करते हो. ठीक है जी, ओके. देन फ्रेंड्स, इसी का ही एक्सटेंशन जो है, कुछ ग्राफिकल मेथोडोलॉजी से आपको चीजें समझाई जाती हैं. दीज आर नथिंग बट एट अ हार्ट ऑफ इट आपको ग्राफिकल मेथोडोलॉजी, तो जो भी अभी आपने पिछली स्लाइड में देखे सब टॉपिक्स, उन्हीं को ग्राफ्स के थ्रू और ज़्यादा कैसे हम समझ सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को कैसे समझा सकते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा डिटेल में समझाई जाती हैं. प्लस जो आप पिछले स्लाइड में, इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो कि जो आपको चीज़ें एट अ हाई लेवल समझाई जाती है, तो यहाँ पर जब आप ये टॉपिक्स देख रहे हो तो हाई लेवल पे मोटा मोटा चीज़ें आपको समझाई जाएंगी. बट जैसे ही आप ये लास्ट के 3 टॉपिक देखोगे फिक्स्ड इनकम के अंदर, तो इसमें थोड़ी गहराई बढ़ती है, ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़े फिक्स्ड इनकम की, जब आप ये सिलेबस पूरा कर लेते हैं. तो बहुत ही अच्छे से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से ये फिक्स्ड इनकम बिल्ट होगा और जाके एंड में यार ये 3 जो सब टॉपिक्स है, यील्ड एंड यील्ड स्प्रेड, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिटर्न और बॉन्ड ड्यूरेशन के साथ कॉन्वेक्सिटी, ये तीनों के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और आपको बहुत ही गहराई में ये पूरे टॉपिक समझाया जाएगा. तो फ्रेंड्स, आई रिपीट, fixed income is your topic number 7 in the sequence of topics in which you have to go through. According to me, this is one of the toughest topics. जब मैं भी इसकी तैयारी 2010-2012 में दोस्तों 3 लेवल्स की मैंने तैयारी की, मुझे फिक्स्ड इनकम हमेशा टफ इसलिए लगता था क्योंकि यार ये हम लोग कभी हमने बाजार में सुना नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा. जैसे मैं यूएस स्टूडेंट्स को भी बहुत पढ़ाता हूँ तो उनको ये चमक जाता, क्योंकि वो अपनी बोलचाल की जिंदगी में बॉन्ड्स एक्सेट्रा से डील कर चुके होते हैं. वहाँ का इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा सैवी है और वो पैसे लगा चुका होता है फिक्स्ड इनकम. बट हियर इन इंडिया नॉट मेनी पीपल हैव डेल्ट with fixed income, with bonds, etc. So it becomes slightly difficult in the first go. But as I said, in my lecture series, I will explain you with lot of examples. I will use Excel. खाली मैं आपको कैलकुलेटर से कैसे निकालना वो लगा के नहीं छोड़ दूंगा, आपको Excel से भी इनकी बारीकियां समझाऊंगा, ताकि आपको खाली ये दिमाग में ना समझ में आए और ये कॉन्सेप्ट सीधा आपके दिल में. ठीक है, चलिए दोस्तों, तो विथ दिस राइट वील कंटिन्यू टू मूव अहेड. राइट, ये जो लास्ट के 4 सब टॉपिक्स हैं फिक्स्ड इनकम के, ये मोस्टली फ्रेंड्स दे वर पार्ट ऑफ लेवल 2. जब मैंने 2010 में तैयारी की थी लेवल 1 की, तो ये लेवल 2 का पार्ट थे. और अब जो है, चूंकि हर टाइम जो है CFA वाले जो है करिकुलम को अपडेट करते रहते हैं ताकि उनके बच्चे जो है एकदम अप टू डेट रहें, तो इसको लेवल 2 से टानकर लेवल 1 में ले जाया गया है. सो दीज 4 टॉपिक्स विच इज क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, ये पहले लेवल 2 में था, उसका अब मोटा मोटा जो मैक्रो एस्पेक्ट है वो लेवल 1 में खींच के ले आया गया. अब ये है क्या चीज, तो नाम इसमें से काफी सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप ऐसे सोचिए दोस्त कि जब भी बॉन्ड रिलीज होता है मार्केट, तो क्या होता है, आप मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड लेते हैं, तो इसका मतलब ये है दोस्त कि जिस कंपनी ने आपको ये बॉन्ड दिया है वो 2 चीज की गारंटी लेती है. एक, वो बोलती है कि भाई ये बॉन्ड जब एक्सपायर करेगा तो तुमने अगर इसमें 100 रुपए डाले हैं तो मैं तुम्हारे ये 100 रुपए वापस कर दूंगा. तो मान लीजिए 10 साल के बॉन्ड है, 10 साल जब एक्सपायर होता है तो ये कंपनी, मान लीजिए एयरटेल है जिसने ये बॉन्ड निकाले, तो वो आपको लिखित में देती है एज पर दिस बॉन्ड एग्रीमेंट कि वो आपको 100 रुपए वापस कर देगी. ठीक है, बहुत बढ़िया. नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एज कम्पेयर टू स्टॉक में ऐसा नहीं होता, बट बॉन्ड्स में ऐसा होता है. दूसरा, वो लिखित में देती है कि ओके, दिस इज द इंटरेस्ट रेट विच आई विल पे यू, और दिस इज द इंटरेस्ट विच आई विल पे यू ऑन अ से सेमी एनुअल बेसिस. मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 6 महीने की है, तो हर 6 महीने में वो आपको एक सर्टेन, मान लीजिए 50 रुपए जो है आपको अलग से मान लीजिए इंटरेस्ट देती. तो आप बहुत खुश हो गए. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है,
कल को मान लीजिए, और ये बहुत बार होता है, आपने देखा होगा कि बायजूस के केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने यूएस में कुछ बॉन्ड्स निकाले थे, पर वो उस बॉन्ड को पे बैक, उसका जो है जो मैंने बताया कूपन देने के लिए, या उसका जो फाइनल पार वैल्यू प्रिंसिपल एक्सपायरी के बाद देने के लिए सक्षम नहीं हो रहे थे। फिर उनको इधर-उधर से लोन जुगाड़ना पड़ा, अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा लेना पड़ा, एक्सेट्रा। तो ये जो रिस्क होता है, वेयर द कंपनी हु हैज़ गिवन यू दिस बॉन्ड will not be able to honor what it has written at the time of selling you the bond, which is giving you the interest and giving you the par value at the end of the expiry. इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। और फिर ये जो दूसरा टॉपिक है, ये यही से आ रहा है कि अगर क्रेडिट रिस्क है तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट, चूंकि दो एंटिटीज जनरली जो है मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं, या तो गवर्नमेंट्स निकालती हैं बॉन्ड्स ताकि उनके पास पैसा आए और वो जन कल्याण के लिए, फॉर पब्लिक सर्विसेज, इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग हाउसेज, बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एक्सेट्रा, बिल्डिंग टोल्स, हाईवेज एक्सेट्रा, उन सब के लिए यूज होता है। या फिर कॉर्पोरेट्स इशू करती हैं कि उनको प्लांट्स लगाने हैं, नए नए जगह पे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, मशीनरी डालनी है, कुछ R&D करना है, उसके लिए वो उठाते पैसा। तो हेंस इन दोनों के केसेस में क्रेडिट रिस्क को कैसे एनालाइज करेंगे आप, ताकि आप अपने क्लाइंट का पैसा ऐसी जगह ना लगा दे जहां क्रेडिट रिस्क उस क्लाइंट के एपेटाइट से, एपेटाइट मतलब जो वो रिस्क लेना चाहता है उससे बियॉन्ड ना हो जाए, वो आपको इस सब टॉपिक में सिखाया। ठीक है, ये जो लास्ट के दो सब टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इसी से ही जुड़ा हुआ आपका 2008 का सब प्राइम क्राइसिस भी है। तो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था दुनिया में। तो सब प्राइम क्राइसिस क्या हुआ था दोस्तों, आप में से कई लोग बहुत छोटे होंगे या उसी समय शायद जो है पैदा हुए होंगे, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। बट दोस्तों उस समय मैं सैमसंग में था, ये बहुत मेरा सेकेंड ईयर था सैमसंग का, और मैं बैंगलोर के अंदर था जब ये क्राइसिस हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्त, इसमें ये हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको घर तो खरीदना था यूएस के अंदर, बट उनके पास पैसे वैसे नहीं थे, राइट। या वो ऐसे थे कि जो उनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब था, राइट। जो अभी हमारा सिविल स्कोर आता है इंडिया के अंदर, उनका सिविल का जो भी इक्विवेलेंट रहा होगा यूएस के अंदर, इट वाज वेरी वेरी बैड, बट स्टिल दे गॉट लोन्स बिकॉज द काइंड ऑफ कैलकुलेशन विच द बैंक्स डिड was very, I would say, nonsensical or non-intellectual. What was the calculation they did? They said कि यार it doesn't matter who is seeking out the loan. आप ले रहे हैं या रिक्शा वाला लोन ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबको लोन देने लग गए यूएस के अंदर, होम लोन। क्यों? क्योंकि उनको लगा भाई क्या होगा, कल को ये पे नहीं करेगा तो मैं हाउस का कब्जा कर लूंगा, इसका घर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा, घरों के प्राइस तो हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं, तो ये अगर नहीं देगा तो मेरे लिए तो फायदा ही है कि मैं जो आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए इसको मान लीजिए 90 लाख का लोन दिया, ये अगर जो है कल को 90 लाख नहीं चुकाएगा तो मैं इसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर बेच दूंगा। और अच्छी चीज क्या है कि उन्होंने एनालाइज किया कि पिछले 10-20 साल में तो होम के प्राइसेस, घरों के प्राइसेस इन यूएस वाज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो दे फेल्ट कि यार व्हेन दे विल सेल इट इन द मार्केट, द प्राइसेस विल ऑलवेज बी हायर देन द रेट एट विच एट द टाइम व्हेन द लोन वाज गिवन। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही सही स्कीम है, सबको लोन दो साला। तो किसी को लोन नहीं भी चाहिए था उसको पीट पीट के लोन दिया गया, भैया तो मूर्ख है क्या, लोन नहीं ले रहा, लो लोन लो, वैसे साला सबको लोन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लाइन से लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू किया, और जब डिफॉल्ट शुरू किया दोस्त, राइट, तो पूरा इकोनॉमी चरमरा गई, क्योंकि इतने घर मार्केट में आ गए सेल होने के लिए। क्योंकि बैंक्स का काम ये थोड़ी है कि यार जो है घरों में जाकर कब्जा कर लेना, उनका तो काम है कि तुमने लोन नहीं दिया, तुम्हारे घर पे कब्जा करके उस घर को बेचेंगे ताकि अपना पैसा वापस ले ले। तो अभी क्या हुआ कि इतने सारे घर आ गए बिकने के लिए, क्योंकि सबने अपना लोन पे डिफॉल्ट कर दिया। तो हुआ क्या कि यार पूरा होम के प्राइसेस क्रैश कर गए। तो जो 1 करोड़ का घर था, बैंक ने सोचा था कि भाई साहब ये तो आगे 2 करोड़ का हो जाएगा, और अगर मेरा लोन कोई डिफॉल्ट करता है तो मेरे लिए तो फायदा ही है। वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि 1 करोड़ का घर 50 लाख का हो गया। तो उन्होंने लोन दिया था 1 करोड़ का, जिसपे डिफॉल्ट कर दिया कस्टमर ने, क्योंकि उसके पास तो ऐसे भी पैसे नहीं थे, उसका क्रेडिट स्कोर तो ऐसे ही बेकार था। बट जब वो बाजार में घर को बेचकर अपना पैसा वापस रिकवर करने गए बैंक वाले, तो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये तो 1 करोड़ का घर अब 50 लाख का ही है, उनका तो 50 लाख का नुकसान हो गया, 50% नुकसान हो गया उस लोन पे। और ऐसे कई सारे बैंक का हुआ। तो उस समय मुझे याद है दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन बैंक होता था लेहमन ब्रदर्स, LEHMAN, लेहमन ब्रदर्स। ये IIT जिस संस्था से मैं अपनी इंजीनियरिंग किया हूँ, वहां से भी बहुत भर भर के बच्चे उठाती थी और बहुत अच्छे पैकेज पे उठाती थी, राइट। लेहमन ब्रदर्स इसका नाम होता था। ये 140 साल पुरानी कंपनी थी, ये पूरी तरह से बंद हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी इस सब प्राइम क्राइसिस में। तो ये सब प्राइम क्राइसिस में हुआ क्या था, कैसे खाली बैंक्स इंपैक्ट नहीं हुए थे बट लार्ज पब्लिक गॉट इम्पैक्टेड। तो बैंकों ने क्या किया था कि कैसे इस लोन को छोटे छोटे बॉन्ड्स बनाकर पब्लिक में बांटे थे, ये बॉन्ड्स कैसे लोन के ऊपर कैसे बॉन्ड्स बन जाते हैं, ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, इसको बोलते हैं दोस्त सिक्योरिटाइजेशन, राइट। सिक्योरिटाइजेशन, जहां पर कि लोन है, अब लोन तो ऐसा सोचिए कि बैंक के अंदर एक पड़ी हुई फाइल है,
अब बैंक के पास तो पैसा नहीं है क्योंकि उसने 10 लोगों को पैसा दे दिया, तो अब उसके पास क्या आ गया? उसके पास आ गए घर के कागज। अब वो कागज को खाएगा थोड़ी, बैंक का काम है पैसे को घुमाकर पैसा कमाना, क्योंकि वो इंटरेस्ट से पैसा कमाता है। तो बैंकों ने एक बड़ा शानदार दिमाग लगाया उस समय, इस पेपर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और उस बॉन्ड को बाजार में जाके बेचकर पैसे ले लिए और फिर उस पैसे को घुमाए। अब वो कैसे घुमाए, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे मूवी के रिकमेंडेशन और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अगर आप हमारे साथ फिक्स्ड इनकम की तैयारी करेंगे तो आपको ये पता लगेगा। तो जरूर लिंक में क्लिक करें, और अगर आप CFA लेवल 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो करें, बट इन दो सब टॉपिक्स में जो है यही आपको समझाया। ठीक है, तो दोस्तों अब नाउ वी विल गेट इनटू Q&A सेक्शन, जहां पर आप लोगों ने ही हमारे पुराने वीडियोस पे काफी सारे सवाल पूछे हैं। अगर आप भी जो आज वीडियो देख रहे हैं, यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, देयर इज अ लिंक इन द कमेंट एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन, फ्री CFA मेंटरशिप का लिंक, उसको भर के आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो और मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा, राइट। बट आई होप आज आपको फिक्स्ड इनकम का सिलेबस क्या है भाई, ये किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्या इसकी गहराई है, क्यों ये डिफिकल्ट है, ये सारा आज आपको समझ आया। तो चलिए Q&A शुरू करते हैं। पहले मुफद्दल हैं, ये बोल रहे हैं सर आई एम इन स्टैंडर्ड 12th और मेरे खाली 55% मार्क्स आए थे, तो सर मेरा CFA होगा क्या? तो मुफद्दल सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो मार्क्स हमारे 10th-12th के हैं ना दोस्त, ये यार मेरे हिसाब से बहुत ही थ्योरेटिकल मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि हम 10th-12th ये सब बोर्ड एग्जाम में, अपने ग्रेजुएशन में कई सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं जहां पर वी रियली डोंट एंजॉय द कोर्स। Our teachers are subpar. I'm sorry to say this, but the way our teachers teach the course is so impractical, so monotonous, so theoretical that as students we lose interest and that gets reflected in our marks. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अंदर से थोड़ा सा भी पैशन है लॉजिक को लेकर और आपको बेहतरीन तरीके से कोई चीज़ें समझाई जाए, जैसे मैं अपने कोर्स को कंडक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यार आपको सब्जेक्ट्स के साथ प्यार, टॉपिक के साथ प्यार पड़ता है, जिससे आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ता है। तो ये तो हुई मेरी वाहवाही। मैं अपने मुंह से वाहवाही नहीं करूंगा, लेक्चर सीरीज में कैसे पढ़ाता हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, अच्छा लगे तो कोर्स एनरोल कीजिए। दूसरा, आप मेरे चैनल पे जाकर, और मैं अपने कंटेंट हेड नितिन है हमारे, उनको भी बोलूंगा कि प्लीज ऊपर लिंक में डाल दें, कार्ड में डाल दें, यहाँ पर स्नैपशॉट भी डाल दें थंबनेल का, और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें। तो आप जरूर मेरी एक इंटरेक्शन, हमारे एक मेंटी हैं वेदांत, जो आप जैसे ही जो हैं, वो 2nd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थे, उनके 12th में 45% मार्क्स थे मैथ्स के अंदर, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CFA लेवल 1 क्रैक कर लिया। तो इसमें सिंपल मुफद्दल, एंड एवरीबॉडी टुडे ऑन दिस सेशन, यार रिमेंबर दिस, कि यार ये बहुत मैटर करता है कि आप कैसे, आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो प्रैक्टिकल लॉजिकल है कि नहीं। CFA बहुत ही लॉजिकल एग्जाम है, और हेंस जो आपके पुराने 10th-12th नंबर हैं उनका बहुत कुछ लेना देना नहीं है CFA के सक्सेस से, राइट। माई ओनली वर्ड ऑफ रिकमेंडेशन वुड बी मुफद्दल कि ये तो मैंने आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से समझाया, आप जरूर तैयारी शुरू कीजिए। बेस्ट वे टू नो whether you will be prepared for CFA etc or not is not to register for the exam but start the preparation. You will get to know कि आप इस एग्जाम के लिए बने हैं कि नहीं। बट मेरा गट ये है कि अगर आपको फाइनेंस अच्छी लगती है, लॉजिकल लगता है, अगर आपको जो आपका माइंड जो है वो लॉजिकल है, तो जरूर आप अच्छा करें। Then Chaitanya says, "Sir, will CFA help me into getting into investment banking?" 110% Chaitanya. In fact, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दो चीजें लगती है। नंबर 1, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, दे डोंट जस्ट नो सम एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, बट दे नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप क्या डिसीजन ले रहे होते हो, आप कंपनीज को बता रहे होते हो कि नए उद्योग कहाँ खोलने चाहिए, विच कंट्री शुड दे ओपन अप देयर ब्रांच, विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शुड दे सेल, which companies can they acquire, which divisions should they sell off, right, when should they do an IPO, etc etc. So this is the task of investment banking team, जहां आप अपने क्लाइंट्स के साथ ये सारी चीजें करते हो और इस कंसल्टेंसी का, इस एडवाइस का आप एक पैसा लेते हो। तो हेंस दो चीजें बहुत ही क्रिटिकल होती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में। पहला कि आपको A to Z ऑफ फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर खाली सम एस्पेक्ट्स के बारे में पता है, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो आपकी एडवाइस कहीं ना कहीं खोखली रह जाएगी। So hence in that case, Chaitanya, CFA, because it is a generalist course, it teaches you A to Z of finance, and it takes the first prerequisite of becoming an investment banker, which is having a holistic understanding of finance. That is number 1. What is number 2? Number 2, Chaitanya, is that yeah, you should, right, have a global brand on your profile. Why? Because देखो Chaitanya, आपको नाम से कोई नहीं जानेगा, तो कल को जब आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, it will present your profile to their clients saying that, hey, I have Chaitanya who has an amazing mind, who has great knowledge about finance. Your client will not identify you through your name. Even if you have a lot of knowledge, he will have no clue about that
till the time he sees a global brand on your profile. And that global brand, Chaitanya, is CFA. And hence, because of these two clear, uh, you know, inputs of CFA or clear markers of CFA, it providing you a global brand and it giving you A to Z knowledge about finance, your probability of getting into investment banking after CFA increases manifold. Right? So friends, that's all for today. Right? In case you do have any queries, please post it in the free CFA mentorship form. We have placed the link in the description as well as in the first pinned comment of this video. You can click on that mentorship form and ask your query, and I would love to answer that in the coming session. Also, friends, if your why of CFA is clear, if you're excited about creating a career in finance, do enroll for the course. The link of the course is in the description. You can click on it and get all the details, including the demo sessions, including all the FAQs, etc. The course has been taught with a lot of practical examples so that you can truly internalize the concepts. Also, I have given you a lot of these concepts I have taught you via Excel so that you are not just exam ready, but job ready as well. And hence, your preparation with us should be supremely awesome. Do give it a shot. Click on the link in the description and enroll for the course. So that's it, folks, for this session. Thank you so much for joining in and tuning in today. Do spread the word by sharing this video, subscribing and liking this video, commenting on this video. And I would love to read your comments and your queries in the mentorship form. And I will see you in the next session very soon. Bye-bye. Take care.